30 अप्रैल की पेंशन में डीए और अरियर को लेकर जो एक अजीब सा असमंजस बना हुआ है। 15 मई की ईसीएचएस की वो सख्त डेडलाइन जो किसी भी वक्त एक फौजी परिवार की मेडिकल सुविधा रोक सकती है, और भोपाल रेलवे स्टेशन पर हमारे जवानों के बैंक खाते सेकंडों में खाली करने वाला एक बेहद हाईटेक गिरोह। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जो एक रक्षक को ही हर कदम पर एक नई लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर रहा है। जय हिंद, स्वागत है आपका सरकारी साथी पर। जय हिंद। तो आज 24 अप्रैल हो चुकी है और मतलब 30 अप्रैल का दिन अब बहुत करीब है, और मैं देख रही हूँ कि हर सरकारी कर्मचारी और जो पेंशनर है उनकी नजरें बस अपने बैंक अकाउंट पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल, और इस बार पेंशन और सैलरी का जो इंतजार है ना, वो थोड़ा तनावपूर्ण भी है, क्योंकि वित्त मंत्रालय से तो डीए और डीआर का अप्रूवल आ चुका है। लेकिन पेंशन के जो प्री क्रेडिट मैसेज लोगों के फोन पर आ रहे हैं उनमें वो 50% या जो भी बढ़ी हुई दरें हैं वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही हैं। हाँ, वही लोग अपनी पुरानी बेसिक पे और जो पुराने भत्ते हैं, मतलब अलावेंस, देखकर परेशान हो रहे हैं कि आखिर ये जो बढ़ा हुआ पैसा है वो कहाँ अटक गया। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना कि जैसे कोई अपने सैलरी रिवीजन या फिर फिटमेंट फैक्टर के अपडेट होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो और उसे अपनी पुरानी सैलरी स्लिप ही थमा दी जाए। सही कहा आपने। और परेशानी का कारण सीधा सा है, लेकिन हमें इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझना होगा। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तो अपना काम कर दिया है, बजट अप्रूव हो गया है, लेकिन असल पेंच जो है वो रक्षा मंत्रालय और पीसीडीए मतलब प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स उनके बीच फंसा हुआ है। तो मतलब ये कोई कम्युनिकेशन गैप है क्या? हाँ, आप इसे एक एनालॉजी से समझिए। ये वैसा ही है जैसे किसी बड़े रेस्टोरेंट में शेफ ने खाना तो तैयार कर दिया है, लेकिन वेटर्स जो बिलिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ है। मतलब पीसीडीए के अधिकारियों का भी यही कहना है कि उन्हें मौखिक रूप से तो सब पता है, लेकिन रक्षा मंत्रालय से जो एक लिखित आदेश होता है ना, जिसे फॉर्मल सैंक्शन कहते हैं, वो अभी सॉफ्टवेयर सिस्टम में फीड नहीं हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग इस डीए हाइक का इंतजार कर रहे थे उन्हें इस महीने खाली हाथ रहना पड़ेगा। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि जब वित्त मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है तो ये गैप क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो एरियर है, क्या वो इस सॉफ्टवेयर अपडेट के चक्कर में हमेशा के लिए अटक जाएगा? नहीं, हमेशा के लिए कुछ नहीं अटकेगा। यहाँ हमें रक्षा मंत्रालय के जो अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल्स हैं ना, उनकी जटिलता को समझना होगा। देखिए, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए जो आदेश जारी करने की प्रक्रिया होती है वो सिविल विभागों से थोड़ी अलग होती है। उनका पे स्ट्रक्चर भी तो अलग होता है। बिल्कुल। रक्षा मंत्रालय को तीनों सेनाओं के पे स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग नोटिफिकेशन ड्राफ्ट करने होते हैं। तो जो मैसेज अभी फोन पर आ रहे हैं वो पुराने डेटाबेस के आधार पर सॉफ्टवेयर ने ऑटो जनरेट किए हैं। जब तक नया आदेश उस डेटाबेस में मैप नहीं होता, सिस्टम वही पुरानी फिगर ही दिखाएगा। तो मतलब घबराने वाली बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। 99% संभावना यही है कि जब 30 तारीख को असल पेंशन क्रेडिट होगी तो उसमें एरियर और जो बढ़ी हुई पेंशन है, मतलब पेंशन दोनों शामिल होंगे। ये बस कागजी आदेश और डिजिटल सिस्टम के बीच का एक टेक्निकल लैग है जो जल्द ही ठीक हो जाएगा। चलिए, ये तो एक राहत की बात है, लेकिन अगर 30 तारीख को ये आर्थिक सुरक्षा मिल भी जाती है तो भी राहत की सांस लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 15 मई को स्वास्थ्य सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा ताला लटकने वाला है। हाँ, आप ईसीएचएस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ईसीएचएस यानी एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को लेकर जो वो नई आधार लिंकिंग की डेडलाइन आई है, मुझे तो ये बहुत ज्यादा कठोर लग रही है। मतलब 15 मई तक आश्रितों का आधार और मोबाइल नंबर लिंक होना ही चाहिए, वरना पॉलीक्लिनिक से रेफरल ही जनरेट नहीं होगा। ये जानकारी हमारे सभी कर्मचारियों और फौजी भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसी ही सटीक अपडेट्स के लिए सरकारी साथी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल, सब्सक्राइब करना तो बनता है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि एक मेडिकल इमरजेंसी के दौरान किसी बुजुर्ग मरीज का इलाज सिर्फ इसलिए कैसे रोका जा सकता है क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ या फोन पर ओटीपी नहीं आया।
क्या ये एक तरह से असली मरीजों को सजा देने जैसा नहीं हो गया है? देखिए, सुनने में ये बहुत कठोर जरूर लग रहा है, लेकिन इसके पीछे जो असल वजह है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ। ECHS पॉलीक्लिनिक्स में एक नया सिस्टम लागू किया जा रहा है जिसे BSA कहते हैं। BSA मतलब बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन एप्लीकेशन, राइट? हाँ। हाँ। तो हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने पुराने स्मार्ट कार्ड दिखाकर या जो आश्रित अब इस दुनिया में नहीं है उनके नाम पर किसी और का महंगा इलाज प्राइवेट अस्पतालों में करवा लिया। अच्छा, इसी गोस्ट बिलिंग कहते हैं ना? बिल्कुल। इसी घोस्ट बिलिंग को रोकने के लिए सरकार ने ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया है। जब तक सिस्टम में मरीज का आधार और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा, वो सॉफ्टवेयर उस मरीज को असली लाभार्थी मानेगा ही नहीं, और बिना इसके कंप्यूटर से वो रेफरल कोड जनरेट नहीं होगा जो प्राइवेट अस्पताल को पेमेंट की गारंटी देता है। मैं समझ रहा हूँ कि पॉलिसी के लेवल पर यह भ्रष्टाचार रोकने के लिए सही कदम है। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, लेकिन जमीन पर इसका असर क्या होगा? सोचिए, एक 80 साल का बुजुर्ग पेंशनर है, उम्र की वजह से उसके फिंगरप्रिंट घिस चुके हैं। वो पॉलीक्लिनिक के काउंटर पे खड़ा है और सिस्टम कह रहा है बायोमेट्रिक फेल। या कोई दूर गांव से आया है जहां नेटवर्क ही नहीं है, OTP ही नहीं आ रहा। हाँ, ये प्रैक्टिकल दिक्कतें तो है। वही ना, क्या इस तरह के सिस्टम अपग्रेड्स असल में सुविधाओं को बेहतर बना रहे हैं या सिर्फ एक आम फौजी परिवार के लिए एक नया मानसिक तनाव पैदा कर रहे हैं? और मुझे लगता है यही वो फ्रस्ट्रेशन है जो अब एक बड़े असंतोष का रूप ले रही है। बिल्कुल। और जब एक पूर्व सैनिक को ये महसूस होता है कि उनका सिस्टम उसकी सहूलियत के बजाय उस पर ही शक कर रहा है, उसे अपनी ही मेडिकल सुविधा के लिए बार बार खुद को साबित करना पड़ रहा है, तो नाराजगी तो बढ़ेगी ही। और यही नाराजगी हमें पूर्व सैनिकों के उस बड़े वर्ग में भी देखने को मिल रही है जो हाल ही में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा है। हाँ, बात सिर्फ एक स्मार्ट कार्ड या 1 महीने के DA की नहीं बची अब। सही बात है। ये उस पूरे रवैये को लेकर है जो फौजियों को रिटायरमेंट के बाद झेलना पड़ता है। और ये नाराजगी अब सीधे तौर पर चुनावी राजनीति में भी बदलती दिख रही है। कर्नल रोहित चौधरी की जो अपील हाल ही में सामने आई है वो काफी गंभीर है। उन्होंने बाकायदा पूर्व सैनिकों से कहा है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चल रहे चुनावों में वे मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट करें और इंडिया अलायंस का समर्थन करें। सेना और राजनीति का इस तरह से आमना सामना होना काफी असामान्य स्थिति है हमारे देश में। बिल्कुल। मैं गहराई से जानना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी बुनियादी मांगे हैं जिन्होंने इस हद तक पूर्व सैनिकों को एक संगठित राजनीतिक रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया। देखिए, मांगों की फहरिस्त काफी लंबी है और वो सीधे तौर पर फौजियों के स्ट्रक्चरल राइट्स और उनके आत्मसम्मान से जुड़ी हैं। इसमें सबसे पहली और बड़ी मांग तो अग्निवीर योजना को रद्द करने की है। पूर्व सैनिकों का मानना है कि ये योजना सेना के बेसिक फैब्रिक और जो रेजिमेंटल सिस्टम होता है ना, उसे कमजोर कर रही है। ये तो काफी समय से चर्चा में है। और डिसेबिलिटी पेंशन वाला मुद्दा भी तो है। हाँ, दूसरी बात डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगाने की है। इसे समझना बहुत जरूरी है। जब एक जवान बॉर्डर पर गोली खाकर या किसी हादसे में अपने शरीर का कोई अंग खो देता है, तो उसे जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी वो पहले पूरी तरह से टैक्स फ्री होती थी। बिल्कुल, वो तो होनी ही चाहिए। लेकिन अब उस पर एक स्लैब के तहत टैक्स लागू कर दिया गया है। तो पूर्व सैनिकों का सीधा सा तर्क है कि उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी कोई शौक से नहीं ली है, ये देश की सेवा के दौरान हुआ नुकसान है। तो उनके खून पसीने के एवज में मिले पैसे पर टैक्स लगाना उनके त्याग का अपमान है। ये तो मुख्य रूप से सम्मान और उचित मुआवजे की लड़ाई है जो पूरी तरह समझ आती है। लेकिन सर्विस स्ट्रक्चर को लेकर भी कुछ टेक्निकल मांगे हैं ना, जैसे ये MSP हो गया, NFU हो गया, या पुरानी पेंशन स्कीम यानी OPS को बहाल करना। ये चीजें आम लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये NFU यानी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन आखिर है क्या, जो सेना के अधिकारी लगातार मांग रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा? NFU को अगर हम सिविल सर्विसेज के नज़रिए से देखें तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें अगर किसी IAS या IPS अधिकारी का प्रमोशन नहीं भी हो पाता है, क्योंकि मान लीजिए ऊपर पद खाली नहीं है, तो भी एक तय समय के बाद उसकी बेसिक सैलरी और पे ग्रेड अपने आप बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब नॉन फंक्शनल होते हुए भी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाता है। बिल्कुल। तो सेना के अधिकारियों की मांग है कि चूंकि फौज में प्रमोशन का पिरामिड बहुत संकरा होता है, बहुत कम लोग ऊपर तक जा पाते हैं, इसलिए
उन्हें भी सिविल सर्विसेज की तरह NFU मिलना चाहिए ताकि उनका आर्थिक नुकसान ना हो। लॉजिकल है। और ये MSP का क्या विवाद है? हाँ, MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे। इसे लेकर जो विवाद है वो रैंक के आधार पर भेदभाव का है। MSP वो अतिरिक्त भत्ता है जो सेना में कठिन परिस्थितियों और जोखिम के लिए दिया जाता है। अब पूर्व सैनिकों का कहना है कि जोखिम तो जवान सबसे ज्यादा उठाते हैं, लेकिन MSP उन्हें अधिकारियों के मुकाबले बहुत कम मिलती है। मतलब कितना फर्क है दोनों में? देखिए, जहां अधिकारियों को लगभग 15,500 रुपए MSP मिलती है, वहीं जवानों को सिर्फ 5,200 रुपए। अरे बाप रे, ये तो काफी बड़ा गैप है। हाँ, और उनका तर्क यही है कि दुश्मन की गोली रैंक देखकर तो नहीं आती ना, इसलिए जोखिम भत्ता सबके लिए समान होना चाहिए। इन सभी विसंगतियों को OROP यानी वन रैंक वन पेंशन की कमियों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो चाहे वो OROP का मुद्दा हो, MSP का हो या फिर पुरानी पेंशन का, ये सिर्फ कुछ हजार रुपयों की आर्थिक मांग नहीं है। ये सिस्टम के भीतर समानता और सम्मान की मांग है। और जब सम्मान और अनुशासन की बात आती है तो फौजी समाज जवाबदेही को बहुत ऊपर रखता है। बिल्कुल रखता है। मुझे लगता है यही वजह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में जब कोई चूक होती है तो पूर्व सैनिक सबसे ज्यादा मुखर होते हैं। जैसे पहलगाम की हालिया घटना ले लीजिए, वहां जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल पूर्व सैनिकों ने किया है वो चौंकाने वाला है। हाँ, उन्होंने सीधे कोर्ट मार्शल की मांग की है। वही देश के गृह मंत्री के कोर्ट मार्शल की मांग राजनेताओं के लिए ऐसे सख्त सैन्य शब्दों का इस्तेमाल क्या दर्शाता है? देखिए, ये सीधे तौर पर सेना के अकाउंटेबिलिटी मॉडल को राजनीति पर लागू करने की कोशिश है। आप पहलगाम की टाइमलाइन देखिए। 6 और 7 अप्रैल को देश के गृह मंत्री खुद वहां सुरक्षा की समीक्षा करते हैं। फिर 17 अप्रैल को इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है कि इलाके में गंभीर खतरा है, जिसके कारण प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा अंतिम समय में रद्द कर दिया जाता है। और फिर 22 अप्रैल को उसी इलाके में एक बड़ा आतंकी हमला हो जाता है। तो जब पूर्व सैनिक इस टाइमलाइन को देखते हैं, हाँ, उनका सैन्य दिमाग इसे पूरी तरह से एक कमांड फेलियर के रूप में प्रोसेस करता है। उनका सीधा सा तर्क ये है कि अगर 17 तारीख को सिस्टम के पास इतनी पुख्ता जानकारी थी कि कोई बड़ा खतरा है जिसके चलते एक VIP दौरा रद्द हो सकता है, तो 22 तारीख के हमले को रोकने के लिए प्रिवेंटिव कदम क्यों नहीं उठाए गए? अगर सेना में ऐसी चूक होती तो क्या होता? अगर फौज में किसी यूनिट कमांडर के इलाके में ऐसी कोई घटना होती है जहां एडवांस इंटेलिजेंस पहले से मौजूद था, तो वो कमांडर ये कहकर नहीं बच सकता कि उसे जानकारी नहीं थी या नीचे वालों ने गलती की। सेना में तुरंत एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठती है और जिम्मेदारी तय होती है, जिसे फौजी भाषा में कोर्ट मार्शल तक ले जाया जा सकता है। तो पूर्व सैनिक इसी मानसिकता से आते हैं। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि जो राजनेता राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं वो भी उसी तरह की कठोर, नैतिक और ढांचागत जवाबदेही लें जैसी एक यूनिट कमांडर से ली जाती है। ये एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया है। मतलब जब आप अपनी पूरी जिंदगी ऐसे कड़े अनुशासन में गुजारते हैं जहां एक छोटी सी गलती की सजा भी मौत या कोर्ट मार्शल हो सकती है, तो आप बाहरी दुनिया से भी उसी स्तर की जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं। सही बात है। लेकिन बाहरी दुनिया और खासकर हमारा जो नागरिक सिस्टम है वो इतना सुरक्षित और अनुशासित नहीं है। मतलब सोचिए, जब एक जवान सरहद की सुरक्षा करके अपने घर लौट रहा होता है तो उसे रेलवे स्टेशन पर जो खतरे झेलने पड़ते हैं वो किसी आतंकी हमले से कम नहीं है। रेलवे पुलिस ने भोपाल स्टेशन के जिस गैंग को लेकर अलर्ट जारी किया है, उसने तो हमारी डिजिटल सुरक्षा की पूरी तरह से पोल ही खोल दी है। हाँ, वो मामला बेहद गंभीर और चिंताजनक है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर जो गिरोह सक्रिय है, उसका काम करने का तरीका या कह लें मोडस ऑपरेंडी बहुत ही सोची समझी है। वो किसी आम यात्री को नहीं बल्कि खास तौर पर फौजी जवानों को टारगेट करते हैं। वो जवानों को ही क्यों चुनते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो जवान छुट्टी पर जा रहा है या किसी सैन्य अभ्यास से लौट रहा है, उसके पास भारी भरकम लगेज होगा, वो थका हुआ होगा और उसे अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी होगी। इसी जल्दबाजी और भीड़ का फायदा उठाकर ये लोग जवान के इर्द गिर्द घेरा बनाते हैं और बड़ी चालाकी से उसका मोबाइल फोन चुरा लेते हैं। फोन चुराना तो समझ आता है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये आम बात है। लेकिन बात सिर्फ एक डिवाइस चोरी होने की नहीं है। रेलवे की एडवाइजरी में जिक्र है कि ये लोग मिनटों में उस जवान का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। बिल्कुल, सारा पैसा गायब। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बिना OTP या फिंगरप्रिंट के कोई किसी का अकाउंट कैसे एक्सेस कर सकता है।
क्या ये फोन का लॉक तोड़ते हैं या कोई बहुत एडवांस हैकिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं? नहीं नहीं, यही तो इस गिरोह का सबसे खतरनाक हिस्सा है। ये कोई आम पॉकेटमार नहीं है, ये बेहद शातिर डिजिटल क्रिमिनल्स हैं। जैसे ही फोन चोरी होता है, ये तुरंत उसकी स्क्रीन का लॉक तोड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। इनका सबसे पहला काम होता है फोन से सिम कार्ड निकालना। अच्छा। हाँ, वो सिम कार्ड को अपने एक दूसरे डिवाइस में डालते हैं। अब देखिए, आजकल लगभग हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट उसके उसी मोबाइल नंबर से जुड़ा होता है। ये लोग उस नंबर से बैंकिंग एप्स डाउनलोड करते हैं और फॉरगॉट पासवर्ड या रीसेट पिन का विकल्प चुनते हैं। अब ओटीपी उसी सिम कार्ड पर आता है जो अब उनके फोन में। अरे बाप रे, मतलब स्क्रीन लॉक का कोई फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। इस आसान तरीके से वो फोन के लॉक स्क्रीन को बाईपास करके सीधे बैंक अकाउंट तक पहुंच जाते हैं और कुछ ही मिनटों में सारी जमा पूंजी गायब कर देते हैं। और तो और ये गैंग भोपाल से मोबाइल चुराकर दिल्ली के अपने ठिकानों पर ऑपरेट करता है ताकि पुलिस की लोकेशन ट्रैकिंग को भी चकमा दे सके। मतलब ये एक पूरी तरह से संगठित डिजिटल डकैती है। Exactly. एक जवान जो महीनों बाद अपने परिवार के लिए कुछ पैसे लेकर घर जा रहा है, उसे इस तरह से लूटना बेहद शर्मनाक है। फौजी भाइयों को तो अब सफर के दौरान अपने फोन को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना होगा। हाँ, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। यहाँ मुझे लगता है एक तकनीकी बचाव ये हो सकता है कि फोन में हमेशा सिम पिन यानी सिम पिन लॉक लगा कर रखना चाहिए। इससे अगर कोई सिम निकालकर दूसरे फोन में डालता भी है तो वो बिना पासवर्ड के अनलॉक नहीं होगा और नेटवर्क से नहीं जुड़ेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। जवानों को ये एडवाइजरी गंभीरता से लेनी चाहिए और अगर दुर्भाग्य से फोन चोरी हो जाए तो एफआईआर दर्ज कराने से भी पहले सबसे पहला काम कस्टमर केयर को कॉल करके अपना सिम ब्लॉक कराना और बैंक अकाउंट फ्रीज कराना होना चाहिए। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिस पर हमें गहराई से गौर करना चाहिए। स्टेशन पर मौजूद ये गिरोह तो खुलकर अपराध कर रहा है, लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे उन अपराधियों का क्या जो सफेद पोश वर्दी और एसी कमरों में बैठकर हमारे हकों पर डाका डाल रहे हैं? ये तुलना काफी सटीक है। मतलब एक तरफ वो चोर है जो भीड़ का फायदा उठा रहा है और दूसरी तरफ वो अधिकारी हैं जो अपनी कुर्सी और कलम की ताकत का फायदा उठाते हैं। हाल ही में जो घूसखोर दरोगा का मामला सामने आया, वो इसी संस्थागत भ्रष्टाचार की एक बानगी है। जब वो रिश्वत लेते हुए कैमरे के सामने पकड़ा गया तो उसकी सारी वर्दी की धमक, वो जो एक रुतबा होता है पुलिस का, वो सेकंडों में खाक हो गया। वो डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। हाँ, और ये भ्रष्टाचार सिर्फ किसी एक जेंडर या पुराने सिस्टम तक सीमित नहीं है। अब महिला सशक्तिकरण के नाम पर जब ऊंचे पद मिल रहे हैं तो वहां भी नियत डोलने के मामले सामने आ रहे हैं। आप एसडीएम वाले केस की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। 2024 की आरएएस टॉपर एसडीएम कादिल मीना का केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा टॉप की थी तो पूरे इलाके में मिठाइयां बटी थीं, महिला सशक्तिकरण की मिसाल दी गई थी कि कैसे एक युवा अधिकारी सिस्टम को बदलेगी। लेकिन जब उन्हें मात्र 10,000 रुपए की रिश्वत के मामले में सस्पेंड करके सीधा जेल भेजा गया तो ये साफ हो गया कि भ्रष्टाचार की कोई जाति या जेंडर नहीं होता। सही बात है। अधिकार मिलने पर उसका दुरुपयोग कोई भी कर सकता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मॉरल फेलियर है। एक तरफ हमारे जवान हैं जो -40 डिग्री से लेकर रेगिस्तान की तपती गर्मी में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बिना किसी अतिरिक्त लालच के, और दूसरी तरफ ऐसे पढ़े लिखे अधिकारी हैं जो इतनी मुश्किल परीक्षाओं को पास करने के बाद भी चंद रुपयों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। बहुत ही अफसोसजनक है। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। जिस तरह से वो दरोगा और एसडीएम पकड़े गए, वो ये दिखाता है कि सिस्टम में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो या विजिलेंस विभाग जब अपना काम करते हैं तो कोई भी भ्रष्ट अधिकारी बच नहीं पाता। यही एक उम्मीद की किरण है। जब कोई टॉप रैंक का भ्रष्ट अधिकारी रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो वो पूरे सिस्टम के लिए एक डिटरेंट यानी चेतावनी का काम करता है। ये संदेश देता है कि आपका पद चाहे कितना भी बड़ा हो, जब भ्रष्टाचार की फाइल खुलेगी तो आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। सिस्टम धीरे जरूर काम करता है लेकिन वो पूरी तरह से अंधा नहीं है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक फौजी या सरकारी कर्मचारी को सिर्फ अपनी नौकरी या बॉर्डर की चुनौतियां ही नहीं झेलनी पड़ती, बल्कि उसे सिस्टम की पेचीदगियों से भी हर रोज लड़ना पड़ता है। हाँ, चाहे वो 30 अप्रैल को मिलने वाला वो उलझा हुआ डीए और एरियर का इंतजार हो, या 15 मई की ईसीएचएस की वो सख्त बायोमेट्रिक डेडलाइन हो, जहां सिस्टम इंसान से ज्यादा मशीन पर भरोसा कर रहा है, या फिर सड़कों पर अपने बेसिक हकों की मांग करते वो पूर्व सैनिक हों,
या रेलवे स्टेशन पर जवानों को निशाना बनाने वाला वो हाईटेक गिरोह, ऐसा लगता है जैसे हर कदम पर एक नया मोर्चा खुला हुआ है। और इसी मोर्चे पर डटे रहना उनकी नियति बन गई है। नीतियां कागजों पर बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसकी सबसे बड़ी मार उसी आम जवान या कर्मचारी पर पड़ती है। जब तक नीतियों को बनाने वाले और उन्हें लागू करने वाले उस आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति की परेशानी को नहीं समझेंगे, तब तक ये सिस्टम का फ्रिक्शन ऐसा ही बना रहेगा। बिल्कुल। एक जवान को ये महसूस कराना बहुत जरूरी है कि जिस देश की वो रक्षा कर रहा है, उस देश का सिस्टम भी उसकी और उसके परिवार की रक्षा के लिए पूरी तरह से खड़ा है। सही कहा। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत गहरा सवाल जहन में आता है जिसे मैं छोड़ना चाहूंगा। हम सब एक सुर में कहते हैं कि सैनिक हमारी और देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, लेकिन आज जो हालात हमने देखे उन्हें देखकर लगता है कि हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां एक सैनिक को सिर्फ सरहद पर ही नहीं बल्कि अपने बैंक खाते, अपनी पेंशन, अपने मोबाइल और यहां तक कि अपने हकों के लिए सिस्टम के भीतर भी एक अंतहीन लड़ाई लड़नी पड़ती है। क्या हमारा बुनियादी ढांचा वास्तव में हमारे रक्षकों की रक्षा करने में सक्षम है, या उन्हें अपने हर अधिकार के लिए एक नया बॉर्डर पार करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।